हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत 3 सामाजिक विज्ञान में इतिहास के पाठ 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे। तो ये संग्राम का दृश्य है। नीतियाँ और लोग। तो पिछले पाठों में हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब तरह के असर पड़े। तो ये देख चुके हैं कि जो नीतियाँ, कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो लोग उसका विरोध करते हैं। नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट यानी अंग्रेज़ों ने जो अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए थे तैनात कर दिए गए थे। जो स्थानीय शासक थे वहाँ के स्थान विशेष के अलग अलग, तो उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। उनसे राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके के करके छीने जा रहे थे। राजस्व वसूली, कर वसूली जो होती थी। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने नेताओं की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक यानी कि गोद लिए बेटे नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, यानी नाना साहब को। अपनी श्रेष्ठता, सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चला जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त यानी सही करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे और बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, तो लगान देने के लिए अपनी उसके लिए वो लोग लेते थे। इस कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी, तो वो लोग उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा यानी इस समय म्यांमार जो है जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से मना कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में कोई एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा भी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने, विधवा को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान यानी नियम किया गया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की यानी उसके पूर्वजों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा रहेगा। इससे सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। जनता की नज़र से उस जमाने के लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा, इसका पता जो है वो स्रोत 1 और 2 से लगता है। स्रोत 1 है 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे।
विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजा और राजकुमारों की मौजूदगी में उनका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं और तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। छावनी यानी कि यहाँ पर सिपाही लोग रहते हैं। स्रोत 2, स्रोत यानी कि जहाँ से पता चलता है कि इस तरह की घटनाएं हो रही थी। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरण यानी याद, अपनी यादों को जो लिखते हैं उसको संस्मरण बोलते हैं। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त रिटायर हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉर्गेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरण का एक अंश है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदे यानी कि जो उनके कारिंदे थे, उनके अनुयायी थे, मानने वाले को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ कर डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी, तर्क था कि अगर सिपाही मिलकर काम करें, इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती थी। तो ये यहाँ पर है, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी। इस दौरान न जाने कहाँ से खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोग को लिखकर ये खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब धर्म को चोट पहुँचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले गुस्से में थे और स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही धर्म भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि अब बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। हिदायत यानी कि राय दी। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। जन विद्रोह यानी लोगों का विद्रोह। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। फतह यानी विजय और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत में भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों यानी वर्गों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेश के बाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र यानी हथियारों के साथ संघर्ष था। यह है कैवेलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। ये युद्ध पूरी रात चलता रहा। तो ये मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट है ये।
मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपनी अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया, बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी यहाँ पर विदेशी इस शब्द में अपमान का भाव होता है। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादे थे, बिल्कुल तैयार थे वो लोग। और लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ में कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे दिल्ली पहुंच गई। उनके आने की खबर जैसी फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियारों गोला बारूद कब्जे में ले लिया, इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए, बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़ी मुगल बादशाह के नाम पर ही बहुत सारे अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने में हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक की, और अगली वीडियो में हम यहाँ बगावत फैलने लगी से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।